हेलो गाइस, लर्निंग भाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम पीएमएफआईएस की बुक पढ़ रहे हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 10 के कई पार्ट देखे थे। टाइगर कंजर्वेशन पे लास्ट लेक्चर खत्म किया था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं या फिर एफर्ट्स हैं टू सेव टाइगर्स एंड स्नो लेपर्ड्स, राइट। तो पहली हमारी ऐसी इनिशिएटिव है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। तो इसको हम जीटीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 2008 में लॉन्च की गई थी। ये ऐसी ग्लोबल अलायंस है जिसमें कई गवर्नमेंट भी आपको दिखने को मिल जाएंगी, कई एनजीओज मिल जाएंगे, कई सिविल सोसाइटी के लोग मिल जाएंगे देखने को, और कई साइंटिफिक सोसाइटी के लोग भी मिल जाएंगे। तो ये सारे मिल के आते हैं, एक जीटीआई लॉन्च करते हैं। इसका एम क्या होता है इस इनिशिएटिव का? टू सेव द वाइल्ड टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो वाइल्ड में हमारे टाइगर्स हैं, जो जंगलों में हैं, जो बाहर खुले में घूमते हैं, उनका एक्सटिंक्शन होने से बचाना है ना। फिर 2013 में इसको अमेंड करके इसका स्कोप बढ़ा के स्नो लेपर्ड को भी इसमें ऐड कर दिया गया था कि जो स्नो लेपर्ड वाइल्ड में घूम रहे हैं उनका भी कंजर्वेशन हमको करना है, उनको उनको भी एक्सटिंक्शन नहीं होने देना है। तो इसके फाउंडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं जीटीआई के, किसने किसने इसको बनाया आप कह लीजिए, या शुरू में कौन थे यहाँ पे, है ना। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हो गया, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट हो गया। ये जो इस स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन है, इसके कई म्यूजियम है अक्रॉस द वर्ल्ड, और कई कई रिसर्च कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये लोग भी ऐसे काम में इंगेज रहते हैं। फिर सेव द टाइगर फंड है, इंटरनेशनल टाइगर कोalition है। इंटरनेशनल टाइगर कोalition में 40 से ज़्यादा एनजीओज आती हैं। फिर इसके बाद जीटीआई जो है, इसमें मेनली जो लीड करती हैं, ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज करती हैं, राइट। तो ये टाइगर रेंज कंट्रीज आप याद रखना ये टर्म, कि टाइगर रेंज क्या है, टाइगर रेंज कंट्रीज। तो ये 13 हैं ऐसी कंट्रीज। टाइगर रेंज कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे टाइगर मिलते हैं, है ना। जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो अब इसमें आपको याद रखना है कि रशिया बस जो है एक ऊपर है ना, बाकी तो सब नीचे ही है, राइट। इंडिया है, फिर ये लाइन से नीचे साउथ ईस्ट एशिया वाला पूरा रीजन, है ना। जैसे ये इंडिया हो गया, फिर यहाँ से ऐसे म्यांमार है, फिर यहाँ नीचे आप जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा पार्ट, ऊपर चाइना है ना। तो ये पूरा टाइगर रेंज कंट्रीज में आता है। अलग अलग 13 कंट्रीज हैं ऐसी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि टाइगर रेंज कंट्रीज के बियॉन्ड टाइगर्स नहीं मिलते किसी कंट्री में, बट नेचुरल हैबिटेट में ये इन्हीं कंट्रीज में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी यहीं पे है, इन्हीं कंट्रीज में, राइट। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर रेंज कंट्रीज का मैप है एक। तो ऊपर रशिया है, तो रशिया इस मैप में नहीं दिख रहा है। तो अब ये देखिए, चाइना हो गया, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये पूरी नीचे तक कैसे ये टाइगर रेंज कंट्रीज है। 13 है टोटल, है ना, 13 ही नंबर। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। हालांकि इसमें ये जो फोटो है जिसमें 32 वाइल्ड टाइगर्स एस्टिमेट कर रहा है, ये पुरानी है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया में ही कुछ 3100 के आसपास इनकी पॉपुलेशन पहुंच गई है टाइगर्स की। तो बाकियों का भी मिला के और भी इससे ज़्यादा नंबर ये चेंज हो गया होगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि टाइगर रेंज कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम। तो वही जैसे 2013 में अभी हमने देखा कि जीटीआई को ब्रॉडन कर दिया गया था टू इंक्लूड स्नो लेपर्ड्स, है ना। तो जो मेंबर कंट्रीज थी उन लोगों ने विश के डिक्लेरेशन साइन की थी यहाँ पे। तो इसमें इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम ऐसी 20 लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे स्नो लेपर्ड्स की, और उनको बाई 2020 सिक्योर करेंगे। तो जैसे इन शॉर्ट में क्या, सिक्योर 20 बाई 2020, है ना। ये स्लोगन भी था। तो ये भी एक प्रोग्राम तभी निकला था। अब देखिए स्नो लेपर्ड वाले केस में यहाँ पे पाकिस्तान भी आ गया है ना। ये टाइगर रेंज कंट्रीज तो थी ही जीटीआई के केस में भी हम देख रहे थे, राइट। अभी जब स्नो लेपर्ड भी जब हमने ब्रॉडन किया तो नई कंट्रीज भी जुड़ गई, पाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान। क्योंकि ये पूरा माउंटेनियस एरिया है इधर भी, और स्नो लेपर्ड यहाँ पे भी देखने को मिलता है ना। तो इसके जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड वाला, उसमें इतनी कंट्रीज़ हैं। फिर इसी प्रोग्राम के चलते इंडिया में भी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन का असेसमेंट किया गया था, है ना। तो जो चौथी स्टीयरिंग मीटिंग थी ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि इंडिया में भी हम असेसमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास एक नेशनल प्रोटोकॉल बन गया था कि कैसे स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को हमको काउंट करना है और रिपोर्ट करना है। फिर इसके बाद है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, है ना। तो ये भी किससे रिलेटेड है, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है ना। ये सारे वर्ड्स को बस एसोसिएट करके रखिए, याद रखिए, तो एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो 2000 में जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके जो लीडर्स हैं वो कहाँ पे मिले थे, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, है ना। तो वहीं पे ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था टाइगर कंजर्वेशन के रिलेटेड। यहाँ पे इन लोगों ने एक मैकेनिज्म टाइप का अडॉप्ट किया था,
जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था, या फिर गोल कह लीजिए, कि हम जो टाइगर्स हैं अभी वर्ल्ड में या फिर वाइल्ड में अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में, उनकी पॉपुलेशन को हम डबल करेंगे। तो ये TX2 का कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, कि जो वाइल्ड में टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हमको डबल करना है। T फॉर टाइगर, ये क्रॉस रिप्रेजेंट इनटू मल्टीप्लाई और इनटू टू, तो TX2 यहाँ से आया था, है ना। जो 2010 के अराउंड 3200 नंबर्स हुआ करता था, वो कोशिश इसमें की जाएगी कि 7000 तक हम 2022 तक कर लें। अब इसमें सक्सेस किसको किसको मिली? इंडिया हमारा सक्सेसफुल था, मतलब हमें TX2 हमने अचीव कर लिया था। फिर नेपाल ने अचीव किया ये, फिर रशिया ने भी किया, फिर बहुत सारी कंट्रीज ने नहीं भी कर पाए, है ना इसमें से। तो हाँ, जहाँ पे हमारी कंट्री है, जैसे इंडिया है, नेपाल है और रशिया है और कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी, जहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन पॉसिबल है, नंबर्स भी पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं, वहीं पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ अभी भी कंटिन्यूसली नंबर्स गिर रहे हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने भी एक एस्टिमेट जारी किया था कि देर आर ओनली अराउंड 3900 टाइगर्स रिमेनिंग इन द वाइल्ड अक्रॉस द ग्लोब। फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी, जो हमारा नीचे वाला एरिया है म्यांमार, वहाँ पे भी नंबर्स गिरते ही जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो हमारी इनिशिएटिव है वो है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारी कोर्ट है, हमारे जो लॉज हैं, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें टू जो वाइल्ड लाइफ से क्राइम होते हैं उसमें जो है ना सज़ा हो वो जल्दी हो सके, या और पकड़ना क्रिमिनल्स को ईजी हो सके। तो पूरा ऑब्जेक्टिव यही था। इसके जो पार्टनर्स हैं वो हैं साइट सेक्रेटरीट, इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे इसके पार्टनर्स हैं। फिर इसके बाद TX2 एंड टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड्स भी हैं। सो बेसिकली ये अवार्ड्स भी बनाए गए थे इसी प्रोग्राम के अंदर, ताकि जो जो जैसे नेशनल पार्क है वो अगर अपने नंबर्स बढ़ा लेता है तो उस केस में इसको अवार्ड दिया जाएगा। जैसे हमारा 2023 में जो हमारा पेंच टाइगर रिजर्व है और सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पेंच ये MP में आता है और सतपुरा ये भी MP में आता है। हालांकि ये बॉर्डर में है पेंच वाला, तो महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया इसका लग जाता है ना। तो इन दोनों को 2023 में TX2 अवार्ड मिला था, क्योंकि यहाँ इन दोनों पार्क में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो डबल हो चुकी है। तो इसी तरीके से दिया जाता है ताकि जो नए नए पार्क हैं, अलग अलग पार्क हैं, सब जगह कंजर्वेशन एफर्ट को बढ़ाया जाए और एक रिकॉग्निशन मिल सके इन पार्क्स को। अब इसके बाद हमारा कंजर्वेशन एस्योर्ड, जो टाइगर स्टैंडर्ड्स है, जिसे हम बोलते हैं कैट्स, या सिंपली कैट भी बोल दो, है ना, या तो ऐसे करके लिख लो कैट्स, यस, आम भाषा में कैट्स भी बोल दो। तो ये बेसिकली इसमें रूल्स हैं या क्राइटेरिया हैं कह लीजिए। जैसे कोई अगर नेशनल पार्क है, उस केस में होगा क्या कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है, क्या वो टाइगर का कंजर्वेशन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसको चेक करने के लिए ये सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, है ना। तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ये TX2 का ही पार्ट है। फिर 17 टाइगर रिजर्व के पास ये कैट्स इंटरनेशनल एक्रीडेशन है, मतलब इन लोग को रिकॉग्निशन मिला है कि ये लोग सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन कर सकते हैं। 17 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं हमारे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं TX2 अवार्ड के बारे में दिया हुआ है। तो TX2 अवार्ड विल गो टू वन साइट दैट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल इंक्रीज इन इट्स टाइगर पॉपुलेशन। तो 2020 में भी आप देख सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था ये, लेकिन अभी मैंने आपको इससे लेटेस्ट केस बताया कि 2023 में इनको मिला था पेंच और सतपुरा को, राइट। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। सो यहाँ पे बेसिकली 5 थीम दी हुई हैं। इनमें से अगर कोई 2 भी थीम में एक्सीलेंस पा लेता है कोई टाइगर रिजर्व, तो उसको ये वाला अवार्ड मिलता है ना। तो कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड रिकॉग्नाइजेज वन साइट दैट हैज़ अचीव्ड एक्सीलेंस इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 5 थीम्स। यहाँ पे 5 थीम्स के नाम दिए हुए हैं। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीडिंग कर लो बस, उसके बियॉन्ड इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन रिजर्व, इंडिया भूटान के बॉर्डर पे है ना, तो इसको भी मिला होगा ये रिकॉग्निशन या अवार्ड, तो वो भी न्यूज़ दिया हुआ है। हालांकि अब इतना कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई करंट में न्यूज़ आए या फिर 2024 में हुआ है या 2023 में कुछ हुआ है तो इम्पोर्टेंट होता है, अदरवाइज़ 2020 की इतनी इन्वॉल्वमेंट में केस या कोई न्यूज़ का इतना कोई रेलेवेंस नहीं है। तो यहाँ पे वही सारी शॉर्ट में दी हुई हैं, बिश्केक डिक्लेरेशन, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, गांधीनगर डिक्लेरेशन, है ना। अब जैसे टाइगर कंजर्वेशन पे मेंस का आंसर लिखने को आ गया ना,
उस केस में आपको बस ये मेंशन करना है कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है, उसमें क्या बात की गई थी, एक लाइन में इतना याद रखो बस आप। तो उससे उससे होगा क्या कि आपके पास कई पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो टाइगर कंजर्वेशन से आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बिस्किक डिक्लेरेशन है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है, फिर गांधीनगर डिक्लेरेशन भी उसमें काम करती है। तो इतनी छोटी सी बस आपको वो बनानी है। मेन मेन पॉइंट क्या थे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के, वो याद रख लो, डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, बस खत्म, है ना। फिर इसके बाद बिश्केक का क्या था, सिक्योर 20 by 2020, ये भी याद कर सकते हो अगर इससे याद रहे तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग कर लीजिए। इन्वायरमेंट के केस में मोस्टली क्वेश्चंस यूपीएससी के करंट अफेयर से ही आते हैं, तो जो पुरानी न्यूज़ है उनका कोई इतना रेलेवेंस नहीं रहता। हालांकि ये सारी चीज़ें ऐसे राइटिंग हो गया, और जो हमारे जीएस या मेंस के पेपर में आते हैं उसमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा बस। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो ये लॉन्च कब किया गया था, 2009 में। इसको लॉन्च करने का पर्पस क्या था, जो हमारी स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है इनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत कम है अपने आप नंबर्स में और बहुत रेयरली ही दिखते हैं। आप कई कई दिन तक पहाड़ों में घूमते रहेंगे कैमरा लेके, या वाइल्ड लाइफ जो टीम है जाती है उनको भी बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं ये, है ना। तो बहुत शाई होते हैं, यूजली दिखते नहीं हैं। और इनका कंजर्वेशन भी हाई एल्टीट्यूड एरिया या इकोसिस्टम में डिपेंड करता है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए कौन से 3 एरिया आइडेंटिफाई किए गए थे। तो पहला है हेमिस स्पीति, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में आता है। फिर दूसरा हमारा नंदा देवी ग्लेशियर जो है गंगोत्री उत्तराखंड में, वहाँ का एरिया। और तीसरा जो हमारा है खानसेंगजोंगा तवांग में, जो सिक्किम और क्रॉस अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2003 में सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसके अपेंडिक्स 1 में भी इसको डाला गया था, है ना, स्नो लेपर्ड के। और साथ साथ जो साइट्स है, साइट्स के जो टाइगर इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स है उसके स्कोप में भी इसको डाला गया था, जो ऑल एशियन बिग कैट के लिए बनाई गई थी, जो हमने देखा था उसके लिस्ट में एक स्नो लेपर्ड भी ऐड कर दिया गया था। तो ये अब हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम क्या है ना, और इसका कंजर्वेशन ज़रूरी क्यों है। तो जितने भी माउंटेन के एरिया हैं, हाई एल्टीट्यूड मतलब जो एल्टीट्यूड ज़मीन से जो सी लेवल है हमारा उससे कितनी ऊंचाई में एरिया है, तो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो जितना भी हाई एल्टीट्यूड एरिया आता है, जितना पहाड़ वाला है, हिमालय का हमारे पूरे नॉर्दर्न एरिया हाई एल्टीट्यूड एरिया में आते हैं। तो ये हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को बचाने की ज़रूरत क्या है, क्यों है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंडेंजर्ड एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है, उसी के साथ साथ बहुत सारी रेयर जो प्लांट्स होते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो इसीलिए इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्नो लेपर्ड है, रेड पांडा है, बियर्स की अलग अलग स्पीसीज़ है, वाइल्ड याक, तिबेतियन एंटीलोप, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं ये सारी डिपेंड किस पे करती हैं, हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम पे। तो ये पूरा कंजर्वेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। फिर जो अभी हमारे इंडिया में चीता का री इंट्रोडक्शन हुआ है उस बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो हमारे इंडिया से 70 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया, जो हमारे एशियाटिक चीता होते थे, है ना, एशियाटिक चीता। तो ये एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से, लेकिन अब हमने अफ्रीका से मंगाए हैं, नमीबिया से 8 चीता मंगाए हैं, जिसमें 5 फीमेल हैं, 3 मेल्स हैं। इनको कहाँ शिफ्ट किया गया है, एमपी के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो एमपी का मैप कुछ ऐसा है, राइट। ये जो भिंड और एरिया है, भिंड मुरैना वाला, इसी एरिया में ये कूनो नेशनल पार्क है। जो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था इसके बारे में एक बात और क्या खास है कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे एक कार्निवोर्स को अक्रॉस कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेट किया जा रहा है ना। अफ्रीका था, फिर उसको एशिया लाया जा रहा है। तो पहली बार हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि चीता को लाके इनको यहाँ पे इसके नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ दें, है ना। और पहली बार डिफरेंट क्या हो रहा है चीता के कंजर्वेशन के केस में, कि जो अफ्रीका में जो चीता रहते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो पूरा कंप्लीटली फेंस्ड होता है, मतलब इसके बियॉन्ड चीता भी नहीं जा सकते। बड़ी बड़ी यहाँ पे नेट बना देंगे, इन एरिया को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। फोर्ट्रेस कंजर्वेशन कहा जाता है अफ्रीका के केस में, या साउथ अफ्रीका के केस में। तो पहली बार होगा कि हमारे इंडिया में तो ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता नहीं है। तो हमारे इंडिया में तो ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोटेक्टेड एरिया वाला है नहीं, या फोर्ट्रेस कंजर्वेशन वाला। हमारे एरिया में तो बफर जोन बनाए जाते हैं टाइगर रिजर्व के आसपास, राइट। तो पहली बार हम चीता को ऐसे जोन में छोड़ेंगे जो अनफेंस्ड प्रोटेक्टेड एरिया है, कह लीजिए आप, है ना, कि फेंस नहीं लगी होती है। ऐसे एरिया में तो देखना पड़ेगा कि कैसा उसका रिस्पांस रहता है, कहाँ कितना दूर तक मूव करता है चीता, वो सारी चीज़ें स्टडीज़ का पार्ट होंगी आगे। अब हम आगे चलते हैं।
तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो उस केस में हमारे पास 4 वाइल्ड कैट इंडिया में हो जाएंगे, टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टास्क फोर्स एक बनाई है, जिसका काम ही है मॉनिटर करना हेल्थ का, और किस तरीके से इको टूरिज्म करेंगे, किस तरीके से कंजर्वेशन करेंगे, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ाएंगे चीता की। तो ये सारी बातें ये टास्क फोर्स डिस्कस करेगी। 2 साल के लिए अब इसको बनाया गया है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि चीता, लेपर्ड और जगुआर में क्या डिफरेंस है। उसके पहले चीता में ही जो अलग अलग स्पीसीज हैं, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता, उसमें क्या अंतर है। तो पहले इंडिया में कौन सा होता था, ये वाला अफ्रीकन एशियाटिक चीता, राइट। तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ये साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। ईरान में अभी सिर्फ बचे हैं इनकी पॉपुलेशन, और कहीं नहीं एग्जिस्ट करती है, और वो भी 40 से 50 के नंबर में, है ना। तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही रिस्की है इनका कंजर्वेशन। अगर यहाँ ईरान से ख़त्म हुए ये, तो फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वाइल्ड में, है ना। तो इसीलिए ईरान से ये लाया भी नहीं जा सका इनको, क्योंकि इतने छोटे नंबर पे हैं, आएंगे तो सर्वाइव करना इनका पॉसिबल है नहीं है, वी डू नॉट नो दैट। वहीं जो अफ्रीकन चीता है उनकी पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है, 6500 से 7000 के नंबर पे पाए जाते हैं, और इनका स्टेटस भी वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और अफ्रीका के पूरे अक्रॉस अलग अलग सारी कंट्रीज में पाए जाते हैं। जैसे हमने नामीबिया से मंगाए, उसके साथ साथ कुछ कुछ चीता हमारे साउथ अफ्रीका से भी आए थे, राइट। तो अलग अलग कंट्रीज से ऐसे हमने मंगवाया है। अभी तो और प्लान नहीं है, अभी तो इन्हीं को कोशिश करेंगे कि ब्रीड करवा के इन्हीं के बच्चों को आगे बढ़ाएं, बट देखिए कैसा होता है आगे, वो तो बाद में पता चलेगा। अब दोनों के अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है। जो हमारे अफ्रीकन चीता होते हैं थोड़ी बड़े होते हैं एशिया चीता के मुकाबले। दूसरा जो हमारे एशियाटिक चीता होते हैं ये छोटे होते हैं, और इनका कलर भी थोड़ी लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता। और इनकी आइज़ होंगी रेड होंगी, बिल्ली जैसे ज़्यादा इनकी अपीयरेंस लगती है एज़ कम्पेयर टू चीता। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्यों कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। तो इसके लिए असेसमेंट की गई थी। किसने किसने की थी, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो इन दोनों ने मिलकर की थी। कई कई जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे, जैसे नो ह्यूमन सेटलमेंट है कूनो नेशनल पार्क में, जो जितने लोग थे जितने गांव थे उन सबको वहाँ से हटवा दिया गया, है ना। फिर सवाना टाइप हैबिटेट है। फिर रेंज जो है टाइगर जो चीता हमारे पहले एग्जिस्ट करते थे उनकी रेंज से बहुत पास है ये। फिर यहाँ पे को स्कोप है को एग्जिस्टेंस का। तो कई सारे फैक्टर्स को और भी लिया गया था, और फिर डिसाइड किया गया कि कूनो नेशनल पार्क विल बी द बेस्ट फॉर चीता रीलोकेशन। अब यहाँ पे चीता, लेपर्ड और जैगवार में अंतर देख सकते हैं आप। तो चीता में जो होता है टीयर मार्क होता है, ये देखिए इनका ब्लैक यहाँ से ऐसे निशान नीचे तक आता है, राइट। बल्कि जो लेपर्ड है और जो जैगवार है इन दोनों के में ये लाइन ऐसे नहीं होती है ना। इसके में भी नहीं है, इसके में भी नहीं है। फिर इनके फर अलग अलग दिखते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे अलग अलग पैच है ना, है बुश टाइप का। फिर यहाँ पे बीच में जगह जगह है ना। ये भी है। चीता बहुत लाइट भी होते हैं, इसी कारण ये सबसे फास्टेस्ट है ना, फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड कहते हैं इसको। लेपर्ड का साइज चीता के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और ये हैवी भी उससे ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद जैगवार है। जैगवार भी लार्ज हैवीली बिल्ट कैट है। कहाँ यूजुअली देखने को मिलती है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, है ना। तो मेनली जैगवार वहाँ मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो दी गई हुई है यहाँ पे आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेटस दिया हुआ है, कौन से लिस्ट में आता है, कौन से उसमें आता है। ये वाली इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अब यहाँ पे WPA वाली लिस्ट का जिक्र नहीं है, कौन से शेड्यूल में आता है, कौन से में नहीं आता, राइट। तो अपनी नोट्स में आप लोग चाहें तो इसको, वही जो मैंने PDF दी थी पहले, उससे देख के कि कौन से इसमें आता है उसको आप लिख भी सकते हैं। अदरवाइज इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है। स्पीड का डिफरेंस भी देख सकते हैं, वेट के कारण होता है। इनका वेट हैवी है तो ये कम तेज चलते हैं, और ये सबसे लाइट होता है तो इसलिए फास्टेस्ट स्पीड भी इसकी है। अब आगे चलते हैं। कंसर्न क्या है चीता के रिलोकेशन की। यहाँ पे जो हमारा कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ लेपर्ड की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और जैसे अभी हमने देखा, लेपर्ड जो है हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं चीता के मुकाबले। तो इसीलिए हो सकता है कि इनके बीच फाइट हो जाए खाने को लेके या किसी और चीज़ को लेके। तो वी डू नॉट नो कि कैसे अभी मिलना जुलना होगा। इंडिया में लेपर्ड पॉपुलेशन कितनी है, 12,852, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं लेपर्ड इंडिया में। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन की एक बार आप रीडिंग लगा लो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लायंस। तो लायंस का कंजर्वेशन देखते हैं। तो इंडिया में जो पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एशियाटिक लायन, राइट।
तो ये इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, जो कि गिर नेशनल पार्क है ना। ये गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ पे सिर्फ अभी देखने को मिलते हैं। इसके पहले ये वेस्ट बंगाल में भी थे, सेंट्रल इंडिया में थे, लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करते। जो नेचुरल हैबिटेट में है सिर्फ अपने गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। बाकी जो जू के अंदर हैं वो तो कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे क्रॉस इंडिया, बट नेचुरल हैबिटेट में सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। इनका स्टेटस देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे शेड्यूल 1 लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो नया अपडेटेड शेड्यूल भी आया है तो उसमें भी शेड्यूल 1 में ही इसको डाला होगा। यूजुअली ऐसी स्पीसीज जहाँ पे शेड्यूल 2 मेंशन हो या शेड्यूल 3 मेंशन हो पुराना वाला, क्योंकि पीएमएफआईएस बुक में अपडेटेड नहीं है, तो एक बार आपको चेक करना है कि नए शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में डाला गया है इस स्पीसीज को। लेकिन कोई स्पीसीज अगर शेड्यूल 1 में थी तो मोस्ट लाइकली वो शेड्यूल 1 में ही गई होगी, नए वाले में भी, है ना। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो बारबरी लायन है ये हमारे पहले, फिर अफ्रीकन लायन है और एशियाटिक लायन है। तो तीनों में देख सकते हैं। तो जो हमारा एशियाटिक लायन होता है इसमें एक स्किन झूलती रहती है इसकी, है ना। यूजुअली छोटा होता है। जो हमारे अफ्रीकन लायन होते हैं उससे भी छोटा होता है। और जितनी जो इसकी हिस्टोरिकल रेंज थी एशियाटिक लायन की, मोस्टली जगह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो जैसे हमने एशियाटिक चीता के केस में देखा था कि ईरान में बस पाया जाता है, वो सिमिलर केस इसका भी हो गया है कि ये पूरे एशिया में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो एक ही जगह है तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाता है। क्यों? मान लीजिए कोई गिर नेशनल पार्क में बीमारी फैल गई या कुछ हो गया, तो ये आखिरी जो बची स्पीसीज है एशियाटिक लाइन की, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बहुत रिस्की है। फिर जो अफ्रीकन लायन है सबसे ज़्यादा नंबर पे यही मिलते हैं हमें देखने को। इसके बाद जो हमारी बारबरी लायन है, ये लार्जेस्ट जो हमारी लायन की सब स्पीसीज थी उसके पार्ट थे, राइट। तो ये हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड से, मतलब अब वाइल्ड में एक भी नहीं मिलते। ये कैप्टिव ब्रीडिंग में अब एक दो देखने को मिलते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर की तरह हमारा प्रोजेक्ट लायन भी है ना। तो इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है कि जो गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे आखिरी एशियाटिक टाइगर्स बचे हैं, इनको इनका कंजर्वेशन करना। और जो इनके पुराने हैबिटेट थे अलग अलग जगह, वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल इंडिया में, इनको वहाँ पे ले जाके छोड़ना, यहाँ पे वहाँ पे ले जाके इनके लिए हैबिटेट बनाना, राइट। तो मतलब बेसिकली हम एक जगह से इनको निकाल के कई जगह ले जाना चाहते हैं कंजर्वेशन करके, ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो अभी एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन कितनी है? 674 इंडिविजुअल। तो एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में ये मच बेटर सिचुएशन में है। हालांकि एक ही जगह पे है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है, और उसी को टैकल करने के लिए इस टाइप के प्रोजेक्ट लायन और कंजर्वेशन चलाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।